साथ ही हमने देखा 1 किलोवाट आवर का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। अब दो महत्वपूर्ण नियम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला जो नियम है वो है किरचॉफ का संधि नियम, और दूसरा जो नियम है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर किरचॉफ का लूप नियम। ये जो नियम है, ये नियम विद्युतीय परिपथों के लिए काम में लिए जाते हैं और ये हमारे बहुत काम के नियम है। इनका जो नाम है किरचॉफ, उसकी स्पेलिंग CIRCHOFF है, और इस वजह से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में कई बार क्या होता है कि किरचॉफ की जगह किरकॉफ लिखा हुआ आ जाता है, किरखौफ लिखा हुआ आ जाता है, किरखौक लिखा हुआ आ जाता है। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, समझ लीजिए आपसे किरचॉफ नियम ही पूछा जा रहा है। अब किरचॉफ नियम को समझने के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला नियम हम समझेंगे यहाँ पर। किरचॉफ का पहला नियम यह है संधि नियम। तो संधि का मतलब क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि संधि होती क्या है। देखिए, जहां पर दो या दो से ज्यादा विद्युतीय उपकरण, कोई प्रतिरोध, कोई सेल या कोई भी अन्य विद्युत युक्ति हो सकती है, वो जहां जिस बिंदु पर जुड़ती है उसको हम कहते हैं संधि बिंदु। जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध है R और ये एक दूसरा प्रतिरोध है R1, ये दोनों जिस बिंदु पर जुड़ रहे हैं संधि है। अगर यहाँ पर कोई तीसरा भी जुड़ रहा है तो भी एक संधि है, कोई चौथा भी जुड़ रहा है तो भी ये संधि है। यानी कि वो बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं, ये जो आर है ये एक शाखा कहलाएगी, ये दूसरा आर एक शाखा कहलाएगी, तीसरा आर एक शाखा कहलाएगी, चौथा आर एक शाखा कहलाएगी। तो ये जो प्रतिरोध, अच्छा ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध ही जुड़े, यहाँ पर प्रतिरोध की जगह पर कोई बैटरी भी हो सकती है, प्रतिरोध के स्थान पर कोई बैटरी भी हो सकती है। तो ये जो हमारे पास में है, हम जो बात कर रहे थे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध है या कोई बैटरी है या कोई अन्य प्रकार की जो युक्ति है, वो जिस बिंदु पर जुड़ती हैं उसे संधि बिंदु कहा जाता है। अब ये जो नियम है, ये नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है, खुले परिपथ के लिए लागू नहीं होता। अब जैसे चित्र को आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि खुला हुआ है, आगे कहीं जुड़ा हुआ ही नहीं, पर खुले परिपथ के लिए लागू क्यों नहीं हो रहा है? खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा, विद्युत धारा जो है वो बंद परिपथ में ही प्रवाहित होती है, खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। तो विद्युत धारा अगर इसमें प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये परिपथ खुला नहीं है, बंद परिपथ है। इस चित्र को देख करके मत समझ जाना कि खुले परिपथ के लिए है और अगला जो नियम है वो बंद परिपथ के लिए, क्योंकि अगले नियम के लिए हम ये भी कहते हैं कि लूप का नियम या बंद परिपथ का नियम। अब ये नियम ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि मान लीजिए एक संधि है, ये एक संधि बिंदु है, और इस संधि बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से बहुत सारी धाराएं जो है वो या तो इसमें प्रवेश कर रही हैं और या फिर इस संधि बिंदु के बाहर निकल रही है। या तो इस संधि बिंदु पर प्रवेश कर रही है I1, I2, I3, I4, I5। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो I1, I2, I3 जो है वो इस संधि बिंदु, जिसको हम कहें N कह दें, मान लीजिए N इसलिए कहा कि संधि को अंग्रेजी में नोड कहते हैं। इस संधि पर ये जो विद्युत धारा है I1, I2 और I3 ये प्रवेश कर रही है और I4 और I5 इससे बाहर निकल रही है। तो ये नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी विद्युत धाराएं हैं उन सब का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। संधि पर जितनी भी विद्युत धाराएं मिल रही हैं, चाहे वो संधि से बाहर निकल रही हैं, चाहे इसमें प्रवेश कर रही हैं, उन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिनमें से हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात, जो संधि के अंदर विद्युत धाराएं प्रवेश कर रही हैं उनको आपको धनात्मक लेना है, और जो विद्युत धारा संधि से बाहर निकल रही है उसको आपको ऋणात्मक लेना है। तो इस चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, I1, I2 और I3 ये तीनों तो प्रवेश कर रही, तो तीनों को धनात्मक ले लो, जोड़ दिया। और जो विद्युत धाराएं इससे बाहर निकल रही उसको माइनस में लेना है, तो ये I4 माइनस का ले लिया हमने, और इसी प्रकार से माइनस का I5 ले लिया। तो ये इन सब का बीज गणितीय योग करना है, नहीं जोड़ दिया हमने, जीरो आ गया। अब माइनस इंटू प्लस बराबर हो जाएगा माइनस, ऐसे माइनस इंटू प्लस बराबर हो जाएगा माइनस। I4 का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और I5 का माइनस है वो भी बाहर आ जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी संधि में प्रवेश करने वाली और संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं का जो कुल बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। जो पीडीएफ आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो इसमें I1 और I2 प्रवेश कर रही है, I3 बाहर निकल रही है और I4 प्रवेश कर रही है। तो हम कहेंगे I1, I2 और I4 को प्लस में लेंगे और I3 को माइनस पर। इन सब का योग कितना होगा, इन सब का योग शून्य होगा। तो ये जो नियम है ये क्या कहलाता है, संधि नियम।
अब इसमें एक खास बात और देखोगे, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि I1 प्लस, I2 प्लस, I3 माइनस और I4 प्लस, ठीक है, बराबर 0। इस I3 को अगर मैं एक तरफ लेके चला जाऊं तो I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर आपके पास में हो जाएगा प्लस का I3। तो आप देखोगे I1, I2 और I4 ये तो प्रवेश करने वाली धाराएं हैं, और I3 जो है वो कौन सी है, बाहर निकलने वाली धारा। इस चित्र के हिसाब से इसका मतलब प्रवेश करने वाली धाराओं का मान कुल योग बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। तो इस नियम को हम दूसरे नियम के आधार पर भी कह सकते हैं कि किसी संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का कुल योग बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संधि में प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवेश करेगा उतना ही उस संधि से बाहर निकलेगा, और ये जो है ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी आवेश का ह्रास नहीं होता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसी प्रकार से एक नियम और दिया गया किरचॉफ के द्वारा, जिसे हम कहते हैं लूप नियम या पाश नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये कहां पर लागू होता है, मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक सेल नहीं, इसमें मान लीजिए आपके पास में 2 सेल लगे हुए हैं और 2 ही इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। 3 प्रतिरोध हो सकते हैं, 4 प्रतिरोध हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेल और 5 प्रतिरोध हो। ये भी हो सकता है कि 2 सेल और 4 प्रतिरोध हो, 3 प्रतिरोध हो, 2 प्रतिरोध हो या 1 प्रतिरोध हो। मतलब कितने भी सेल और कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक सेल जरूर होगा और एक ना एक प्रतिरोध जरूर होगा, क्योंकि सेल विद्युत धारा अवेलेबल कराएगा, विद्युत शक्ति अवेलेबल करवाएगा, और प्रतिरोध जो है उस विद्युत ऊर्जा को काम में लेगा। तो ये नियम ये कहता है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है और ये जो प्रतिरोध का विभव पतन है, इनका जो बीज गणितीय योग है वो हमेशा शून्य आएगा। वो हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। प्रतिरोध का विभव पतन और सेलों के विद्युत वाहक बलों का किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ के किसी एक लूप में, ये लूप कहलाएगा। ये जो पूरा बंद भाग है ये लूप कहलाएगा। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D और ये वापस हो गया A, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ वापस बना देता हूं, फिर से वापस बना देता हूं मैं साफ थोड़ा सा इसको समझने के लिए। ये हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये दूसरा सेल है, और ये एक और प्रतिरोध लगा हुआ है। मान लीजिए ये प्रतिरोध है R1, ये है R2। इस सेल और इस सेल, दोनों सेलों के कारण जो धारा बह रही है संयुक्त रूप से, वो है मान लीजिए I, ठीक है। I धारा इस E1 सेल के प्लस सिरे से निकली, इस प्रतिरोध में बही, माइनस सिरे में प्रवेश की, फिर प्लस सिरे से I धारा निकली, और ये R2 में भी I धारा जो है वो चली गई। तो ये जो पूरा हमारे पास में सर्किट बन रहा है इसको हम कहेंगे लूप। अब मैं इसमें बिंदु स्थापित कर देता हूं, संधि स्थल। एक संधि स्थल तो ये हो गया हमारे पास में जहां पर E1 सेल और R1 प्रतिरोध मिल रहे हैं, जिसको हम कहेंगे A बिंदु। दूसरा संधि स्थल हमारे पास में हो गया जहां पर E1 प्रतिरोध का माइनस सिरा और R2 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, ये है B बिंदु। तीसरा संधि स्थल ये हमारे पास में हो गया जहां पर E2 सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और R2 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, ये हो गया C बिंदु। और चौथा बिंदु हमारे पास में हो गया D। तो हमारे पास में एक लूप बन गया है A B C D A, यानी A से चले वापस A पर आ गए। तो ये जो पूरा परिपथ, इस परिपथ में विद्युत वाहक बल और जो प्रतिरोध है, उन प्रतिरोधों का के सिरों पर जो विभव पतन है, उसका जो कुल मान है वो हमेशा शून्य होगा, उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो विभव पतन जो होता है वो भी विभव होता है, और सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो भी विभव होता है। यानी हम कह सकते हैं समेशन ऑफ V, यानी टोटल विभवांतर का मान 0 आएगा हमारे पास में यहाँ पर, क्योंकि हम एक बिंदु से पहुंच करके वापस वहीं पहुंच रहे हैं। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कि वो दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं वो आपको इस चित्र द्वारा समझ में आ जाएगा। सॉरी, इस चित्र द्वारा नहीं, एक इस चित्र में जो हम करेंगे उसके द्वारा समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक खास बात हमको यहाँ पर देखनी है कि कब तो हमको विद्युत वाहक बल को प्लस में लेना है और कब हमको इसको माइनस में लेना है। इसी प्रकार से कब विद्युत धारा के ऊपर जो विभव पतन हो रहा है, विद्युत प्रतिरोध के ऊपर जो विभव पतन हो रहा है, उसको हमको प्लस में लेना है, और कब हमको इसको माइनस में लेना है। तो हमारे पास में है किसी बंद परिपथ में अगर हम धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, यानी कि जब आप एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहे हो और आपके पास में पहले धन टर्मिनल आ रहा है और बाद में ऋण टर्मिनल आ रहा है, तो विद्युत वाहक बल आपको धनात्मक लेना है। और अगर पहले ऋण टर्मिनल आ रहा है बाद में धन टर्मिनल आ रहा है तो ऋणात्मक लेना है। यानी धन टर्मिनल पहले आ जाए तो धनात्मक, ऋण टर्मिनल पहले आ जाए तो
ऋणात्मक। और इसी प्रकार से अगर आप विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हो तो विभव पतन आपको धनात्मक लेना है, और विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो विभव पतन आपको ऋणात्मक लेना है। ठीक है, अब हम ये जो चित्र हमने पीछे बनाया है इसके आधार पर हम यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखें कैसे, हमारे पास में जो लूप है ए बी सी डी ए, इसमें हम सबसे पहले ए से बी पर जाते हैं। तो देखो अगर मैं ए से बी पर गया, ठीक है, ए से बी पर गया तो पहले कौन सा टर्मिनल आया है, विद्युत धारा की दिशा भी बना देता हूं मैं। पहले टर्मिनल कौन सा है बच्चों, प्लस आया है कि माइनस आया है ए से बी पर जाने पर, बताओ। प्लस 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 टर्मिनल आया है, तो जब पहले प्लस टर्मिनल आया है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी धन से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो हम विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी हमारे पास में हो गया E1 आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब जब हम बी से सी पर गए तो जो प्रतिरोध है उसमें हम धारा की दिशा में जा रहे हैं कि धारा के विपरीत जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको धारा के विपरीत जाएंगे तो आपको ऋणात्मक लेना है, धारा की दिशा में जाएंगे तो धनात्मक, धारा के विपरीत जाएंगे तो ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक हमने ले लिया, माइनस का आई इंटू प्रतिरोध का मान है R2। ठीक है, अब फिर हम सी से डी पर गए, सी से डी पर गए तो फिर हमारे पास में प्लस सिरा पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है, तो हम फिर से प्लस में लेंगे E2। ठीक है, और इसी प्रकार हम डी से ए पर गए तो हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस का IR1, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन आ गया हमारे पास में। तो यहां पर आप एक खास बात देखेंगे कि यहां से अगर मैं पक्षांतरण, इन सबका जो कुल योग है ना वो 0 आएगा हमारे पास, इन सबका कुल योग कितना होगा, 0। तो देखो हमने विभव पतनों को भी जोड़ दिया और हमने विद्युत वाहक बलों को भी जोड़ दिया, और कुल योग कितना आ गया, 0। अब देखो इसमें से हम E1 और E2 को एक तरफ रखते हैं और दूसरा जो IR है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो IR1 प्लस IR2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत वाहक बलों का जो योग है वो विभव पतनों के योग के बराबर आ रहा है, विद्युत वाहक बलों का योग विभव पतनों के योग के बराबर आ रहा है, यानी जितना विद्युत वाहक बल सेल उत्पन्न करते हैं, तुल्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, कुल नहीं, ये कुल की बात नहीं रही, यहाँ तुल्य की बात हो रही है, वो सारा का सारा प्रतिरोधों पर यूज में आ जाता है। नंबर एक बात। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये जो हमने लिखा है ना कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल पर जाएंगे तो प्लस लेना है, और ऋण से धन पे जाएंगे तो माइनस लेना है, धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस लेना है विभव पतन को, और अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस लेना है। ये जो हमने लिखा है इस नियम को ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस नियम को उल्टा करें तो हमें चारों नियमों को उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमने कर दिया कि भाई हम धन से ऋण टर्मिनल पर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल को हम प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे, तो बाकी चारों को भी आप उल्टा करो, बाकी तीनों को भी उल्टा करो, यानी कि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल पर जाओ तो माइनस लेने की बजाय प्लस लो, धारा की दिशा में जाओ तो प्लस लेने की जगह माइनस लो, और धारा के विपरीत जाओ तो माइनस लेने की जगह प्लस लो। यानी हो सकता है कि किसी किताब में इन नियमों को आप एक तरीके से पढ़ो और किसी दूसरी किताब में आप दूसरे तरीके से, जैसे हमने लिखा है कि धारा की दिशा में चलने पर विभव पतन को हम धनात्मक लेते हैं, आपको हो सकता है किसी किताब में लिखा हुआ मिले, आपके सर कोई दूसरे सर से आप पढ़ रहे हो, कोई दोस्त से पढ़ रहे हो, वो बोले कि धारा की दिशा में चलने पर जो विभव पतन है उसको धनात्मक नहीं लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, मान लो वो कह देते हैं, कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि वो बाकी तीन नियमों को भी उल्टा बताएंगे, आप ये मत घबरा जाना कि सर ने तो कहा था कि धनात्मक लेना, ये कह रहे हैं ऋणात्मक, ये तो एकदम उल्टा बता रहे हैं। अगर वो एक नियम को उल्टा बता रहे हैं तो वो बाकी तीनों नियमों को भी उल्टा ही बताएंगे। तो फिर हम किसको सही माने, मैंने जो बताया उसको सही माने या उन्होंने जो बताया उसको, दोनों को सही मान सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि जो मैंने कह दिया कि ये नियम अपने को ऐसे मानना तो वैसे ही मानो, पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे द्वारा बताए गए नियमों में से एक नियम को काम में ले रहे हो तो बाकी तीनों भी मेरे ही नियम काम में लेना, और अगर कोई इसका उल्टा बताता है तो आप फिर चारों नियमों का उल्टा कर देना। समझ में आ गया?